गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज इसमें जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज कंडक्टिविटी, सेकेंड वन इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड थर्ड वन इज कोलराच लॉ। ये तीन टॉपिक यहाँ पर हम मेनली कवर करेंगे और इसमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यही तीन टॉपिक से आपको नीट, जेई एंड सीयूटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना और अपने नोट्स यहाँ से आप बनाते जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम कंडक्टिविटी को चेक करेंगे। तो कंडक्टिविटी क्या होता है उसको पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। ओम्स लॉ आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ते हो। क्या कहता है? V = IR, यही है हमारा ओम्स लॉ। V क्या है यहाँ पर? V है आपका वोल्टेज जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, राइट। I क्या है? करेंट। और R क्या है? रेसिस्टेंस। ये तो आपको पता है V = IR, बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं इक्वेशन है ओम्स लॉ के लिए, तो आपको याद ही होना चाहिए और याद भी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक और आता है R = ρl/A। ये कैसे आता है? आपने पढ़ा होगा कि जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, राइट। उसके बाद R क्या होता है बच्चा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, बताया ना आपको। और इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आएगा, ये तो पता ही है आपको। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप हटाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका R = और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर क्या लगा देते हैं हम? ρl/A। समझ में आ गया? तो R = ρl/A। क्लियर हो गया? रो क्या है? ध्यान देखिए, ये जो रो है इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, और इसको आप दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। वर्ड याद रखना, यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, और ये जो रो है इसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जिसको हम रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आइए नोट्स भी बनाते जाना। अगर जो बच्चा यहाँ पे न्यू होगा वो नोट्स बना सकता है, ऑलरेडी आपने 12th कवर कर रखा है तो ये आपको समझ में आता ही होगा। दूसरा आता है कंडक्टेंस। तो ये डिफाइन करने के लिए मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये आप आराम से डिफाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, कंडक्टेंस = होता है 1 रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है, इन्वर्सली होता है। मतलब कंडक्टेंस मतलब फ्लो करना, रेसिस्टेंस मतलब रोकना। तो कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो ये हमने कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं G से। किससे नोट करते हैं? G से। G = 1/R। ये बात आपको याद रखनी है। यूनिट आप चेक करेंगे तो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? ओम। तो कंडक्टेंस क्या होगा? पर ओम, क्योंकि उल्टा होता है ना। पर ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ओम को क्या बोल सकते हैं? महो। देखो OHM को क्या लिख सकते हैं? पहले इसको लिखो M, उसके बाद लिखो H और उसके बाद लिखो O, तो क्या हो गया? महो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और इसको सबसे ज़्यादा वाइडली यूज जो होगा यहाँ पर वो होगा सैमन कंडक्टेंस का यूनिट होता है। ये आपको हमेशा याद रखना, सैमन कंडक्टेंस का यूनिट होता है, न्यूमेरिकल से बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने ये देख लिया कि कंडक्टेंस क्या होता है। उसके बाद आता है हमारे पास कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब आप समझिए, एक होता था रेसिस्टिविटी जिसको रो से नोट करते थे, जिसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते थे, और ये हमारा कंडक्टेंस जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, और सॉरी कंडक्टिविटी, और इसको हम डिनोट करते हैं के मतलब होता है कप्पा, ठीक है। डिफाइन करने में नहीं सिखाऊंगा, डिफाइन आता नहीं है एग्जाम में सीधा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये डिफाइन आप नोट्स बनाने के लिए बना लेना, 12th में ऑलरेडी पढ़ रखे हो। और ये इसके डायग्राम है, आप ये चेक कर लीजिए, ये इसके क्या है? डायग्राम है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये जो आपका 1 लेयर है, क्यूब है, ये जो 1 लेयर है इसकी एरिया 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर 1 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगा। ये एरिया है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये इस क्यूब की क्या है? लेंथ। तो ये वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया एरिया, ये हो गया लेंथ, है ना। तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है? वॉल्यूम।
तो यहाँ से अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये हो गया एरिया और ये हो गया लेंथ, एरिया इंटू लेंथ 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर को ही क्या बोलते हैं 1 ml बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं ml बोलते हैं, तो ये 1 ml समझ में आ गया। तो इसमें जो सॉल्यूशन आएगा किसमें, इधर देखो, इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना होगा, ये होगा आपका 1 ml, कितना होगा इसमें 1 ml सॉल्यूशन होगा। कैसे, क्योंकि ये इस पूरे की एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लेंथ 1 सेंट, तो इसमें जो पूरा जो क्यूब बनेगा ये जो आपका पूरा क्यूब बनेगा इसमें कितना लिक्विड आएगा, तो 1 ml आएगा। कैसे आएगा, तो एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है, समझ लो, कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का उल्टा, तो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का उल्टा, ये सब याद रखिएगा। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, यहाँ पे लिखा अपोजिट ऑफ रेसिस्टिविटी, उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी, याद रखना। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, अब तुमको क्या पढ़ाया गया कि R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, यही ना होता है जी, बताओ, रो एल अपॉन ए, ठीक है। यहां से रो निकाल लो, यहां से क्या करो, रो बाहर निकालो, तो रो को इधर लेके आ जाओ, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। तो यही तो हमने लिखा, रो इक्वल टू क्या लिखा, आर ए अपॉन एल। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो एल है ये तो नीचे है, अरे बच्चा ये जो एल है ये कहाँ है, नीचे, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू, ये तो 1 अपॉन आर को अलग कर लो, यहाँ लिख दिया 1 अपॉन आर, ऊपर में एल चला गया तो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। क्लियर हो गया। तो के इक्वल टू क्या बन गया, के इक्वल टू बन गया 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। क्लियर हो गया। 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर को ही क्या बोलते हैं, 1 अपॉन, कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेसिस्टेंस, जिसको सी से या जी से नोट करते हैं। और एल अपॉन ए, एल अपॉन ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ध्यान से सुनते जो, एल अपॉन ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। जब भी पूछेगा व्हाट इज सेल कांस्टेंट, तो एल अपॉन ए। तो कंडक्टिविटी, ये के क्या है हमारा, कंडक्टिविटी है, सी क्या है हमारा, कंडक्टेंस है। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, याद हो जाएगा। मतलब के इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए, और सी क्या है हमारा, के इक्वल टू सी क्या है 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। जैसे भी याद रखो सब एक ही बात है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, यूनिट चेक कर लेना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कप्पा का कप्पा पढ़ा जाता है, कप्पा, और ये है कंडक्टिविटी, साइमन पर सेंटीमीटर हो जाता है और इसको कप्पा पढ़ा जाता है। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये आपका है। अब ये जो कंडक्टिविटी होता है, क्या होता है बच्चा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है मोलर कंडक्टिविटी, एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, आपको पढ़ा है। तो हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसको मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये डिफाइन नहीं करने सिखाऊंगा मैं, आप देख लीजिए नोट्स, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना अगर नोट्स बनाने की जरूरत है तो, ठीक है। नहीं तो ये CUT जेई में, नीट में इसके कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये थ्योरी वाला पार्ट नहीं आता है, ठीक है। बट जो बच्चे बोर्ड वाले होंगे वो यहाँ से नोट बना सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये नोट ऐसे बना लेना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ और करके। क्लियर हो गया। दो में से कोई भी डिफाइन कर लेना। उसके बाद लैम्डा एम को रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा एम इक्वल टू के अपॉन सी। के क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, और ये सी क्या है, सी आपका है कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमने सी क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन है। सी क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन, याद रखिएगा। सी क्या हमारा, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को ही हम लोग मोलरिटी भी लिखते हैं। तो के इक्वल टू मोलरिटी, के अपॉन, या मोलरिटी को क्या लिखते हैं, एन अपॉन भी, मोलरिटी को एन अपॉन भी लिखते हैं, ठीक है। ये लिख दिया। ऑल्सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है। यहाँ पर देखिए, लैम्डा एम इक्वल टू होता है के इंटू वॉल्यूम इन मोलरिटी, सॉरी वॉल्यूम इन ml। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो आपको ये याद होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यही है ना, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन एकदम याद करना। बाकी तो डेरिवेशन यहाँ से ये प्रूफ है, तो प्रूफ भी आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है क्लास आवर में, तो प्रूफ भी लिख सकते हैं। और इसका यूनिट याद रखिएगा, ये वाला साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये इसके यूनिट हो गए, किसके यूनिट हो गए, इसके यूनिट हो गए। क्लियर है। तो ये वाला फॉर्मूला याद है, डेरिवेशन लिखना होगा तो यहाँ से डेरिवेशन लिख सकते हो। बस मैं फॉर्मूला यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का।
अब चलते हैं आगे। दूसरा होता है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, बताया था ना 2 तरह के कनेक्टिविटी होते हैं, ये इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी है। तो यहाँ से ये डेफिनेशंस है, डेफिनेशन मैं नहीं करवाऊंगा, ओवरव्यू चैप्टर का चल रहा है तो ये हम ओवरव्यू करवा रहे हैं। डेफिनेशन से कुछ भी नहीं आता है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बोर्ड वाला बच्चा डेफिनेशन लिख सकता है क्योंकि बोर्ड में 12th के बोर्ड में ये डेफिनेशन आता है, ठीक है। उसके बाद लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, के इंटू, जैसे वहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर इसका जो मेन इक्वेशन होगा ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मलिटी आ जाता है, तो इक्विवेलेंट के केस में क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी, और मोलर के केस में क्या आ जाएगा, मोलरिटी। बस यही बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये उसके प्रूफ है, हमने प्रूफ भी लिखा है, ये सब आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है क्योंकि 3 नंबर में आ जाता है, तो पूरा डिफाइन करने होते हैं बोर्ड में, ठीक है। और ये इसके यूनिट्स, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, ठीक है बच्चा। चलिए उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट, COT सब में आता है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन और डाइल्यूशन ऑन। देखो अगर कंडक्टेंस पे, अगर तुम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, अगर उसमें आप पानी मिला रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, तो कंडक्टेंस में क्या असर पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, आज इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनते जाओ। देखो कंडक्टेंस की बात करते हैं, पहला किसकी बात करते हैं हम, कंडक्टेंस की, सी, जिसको C और G से दोनों से डिनोट किया जाता है। तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो, आप सीधा याद रखना, जब आप पानी मिलाते हो, क्या मिलाते हो, जब आप पानी मिलाते हो मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जब आप पानी मिलाते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, इतनी बात समझ में आई। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। ऐसे समझो एक तालाब में, सॉरी एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा तालाब है, उसमें एक मछली है, तो उसकी मूवमेंट कैसी होगी, और उसी मछली को अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो उसकी मूवमेंट कहाँ पर ज़्यादा होगी, तो कहाँ पर ज़्यादा होगी मूवमेंट, समुद्र में ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो मूवमेंट आयंस के ज़्यादा होंगे, आयन मतलब मछली, आयंस का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसे समझना आपको, ये उसके रीजन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, रीजन लिखने की जरूरत नहीं होता, आपको टू दी पॉइंट समझना होता है। अब आइए कि कंडक्टिविटी पे क्या असर होगा, कंडक्टिविटी पे अगर आप डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर आप डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बात सही है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑफ आयन्स डिक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ आयन मतलब जैसे मान लो 5 आयन है, मतलब 5 मछली है, तो अगर वो छोटे से तालाब में है तो वहाँ पर वो ज़्यादा डेंस होगा, छोटे से तालाब है, जगह कम है, तो वहाँ पर वो बहुत चिपके चिपके रहेंगे, पास पास रहेंगे, और वो उसी को तुमने नदी में, सॉरी उसमें नदी में डाल दिया या समुद्र में डाल दिया तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, अब वो मछली फैल गया तो उसकी डेंसिटी कम हो गई ना, एक मछली वहाँ, अब वो डेंस थोड़ी रहा, अब वो अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो डेंसिटी ऑफ आयंस क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। जब डेंसिटी ऑफ आयंस कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कंडक्टिविटी 1 मोल ऑफ आयंस के लिए ही डिफाइन होता है, सॉरी 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन होता है कि 1 ml, याद है ना आपको कंडक्टिविटी में वो बॉक्स बना के दिखाया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 ml निकलता था, है ना, तो वो 1 ml के लिए ही हमारा कंडक्टिविटी डिफाइन होता है। तो 1 ml जो होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें आयन तो कम होंगे ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, तो आयन 1 ml में थोड़ी होगा, अब वो डिस्टेंस बढ़ा लिया तो बहुत दूर चला गया, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी का केस थोड़ा अलग है। अब आइए यहाँ पर मोलर एंड इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की बात करते हैं। मोलर एंड इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी समझिए, यहाँ पर क्या होता है मोलर के लिए, नीचे में यहाँ पे देखो मोलरिटी आता है नीचे में, है ना, तो अगर तुम डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ता है तो तुमको पता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, N/V, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी तरह से ये नॉर्मलिटी के केस में भी होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब मोलरिटी, अच्छा वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलरिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और जब मोलरिटी डिक्रीज हो गया, इधर इधर देखो, जब मोलरिटी डिक्रीज हो गया तो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, अगर
वॉल्यूम बढ़ गया तो नॉर्मिटी घट गया, नॉर्मिटी घट गया तो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सब बात याद रखिएगा। ठीक है, दोनों बढ़ जाता है। मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं तो क्या कर सकता हूं समराइज, देखो डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, एक ही चीज घटता है, दैट इज कप्पा घट जाता है। ये चारों चीज याद रखना। डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन कप्पा जो है कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सिर्फ वही घट जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा, समराइज कर दिया हमने। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं, ये सब डेफिनेशन है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। उसके बाद कॉमन टर्म इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, नोट्स एकदम वीडियो पॉज करके लिखते जाना। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, नोट्स बनाना सिर्फ बोर्ड वाले बच्चे के लिए, जेई नीट और सीयूटी के लिए बोर्ड नहीं है, बट हमारे नोट्स बना हुआ था तो मैंने सोचा एक वीडियो में जो बोर्ड वाला बच्चा होगा उसको भी कवर हो जाएगा, जो सीयूटी जेई नीट सबके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ, बोर्ड वाले बच्चे के लिए नोट्स बनाना सिर्फ। ठीक है, तो ये बोर्ड वाला बच्चा उतार लेगा इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ये टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रोड्स के। ठीक है, एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड को फिर हमने दिखाया यहाँ पर, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, सब बोर्ड वाला के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के रूल्स क्या है, तो एनायन ऑलवेज मूव, एनायन किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, सब बोर्ड वाला के लिए। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये सब, ये डायग्राम इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हमने यहाँ पर एग्जांपल करके दिखाया मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करके। ठीक है, ये सब बोर्ड वाला के लिए एकदम ध्यान देखना। एनोड पे क्या होगा, ये सब कौन जाएगा, ये सब हमने पूरे अच्छे से बना के दिखाया। कैथोड पे क्या होगा, ये सब देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एकदम अच्छे से देखते जाओ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की बात करते, जैसे डाइल्यूटेड NaCl ले लिया तो उसकी केस में क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, ये सब लिखा हुआ है। डायग्राम भी तुम पॉज करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा समय देख लेना, वीडियो पॉज कर लेना, बना लेना इसको अच्छे से। ठीक है, ये सब बोर्ड वाला के लिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए NaCl, एक्वस NaCl अगर वो कंसनट्रेटेड होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो कैटायन पे क्या होगा, उसकी भी बात कर दी। ये सब बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, और CUT में भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब तुम्हें पता है, हमने क्लास में पढ़ा रखा है यहाँ से। तो ये न्यूमेरिकल्स बनाया हुआ है, क्वेश्चन है, देख लेना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड पे प्रोडक्ट निकालना किसके, एक्वस CSO4 की। जब आप करेंगे तो क्या होगा, कैटायन क्या होगा, ये दोनों होगा। एनायंस क्या होगा, ये दोनों होगा। कैटायन एनोड पे क्या होता है, एनायन जाता है। कैथोड पे क्या होता है, कैटायन जाता है। तो कैटायन क्या होगा, रिडक्शन शो करेगा। एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये सब आपको पता है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बना के दिखाया है। ये आराम से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सब बन जाएगा, आपसे सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, ये सब बोर्ड वाला के लिए है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, ये सब डेफिनेशन देख लेना इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एलिमेंट्स लिया हुआ, लिथियम, सोडियम, जिंक, ये इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी ऊपर वाला एलिमेंट्स है, अपर एलिमेंट्स क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन एनोड की तरह बिहेव करेगा। जैसे जैसे आप मूव ऊपर करोगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। अपर एलिमेंट आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। ठीक है, ये नीचे वाला एलिमेंट्स है तो लोअर रिडक्शन, कैथोड, रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो अगर मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स है, दो है। एक कॉपर ले लिया, एक सिल्वर ले लिया, तो कॉपर किसकी तरह बिहेव करेगा, ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन। ये क्या शो करेगा, रिडक्शन। ये समझ में आ गई बात आपको। उसके बाद ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड, इधर देखो, यहाँ पर इधर कर देता हूँ, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। और इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही सब बात है, ये सब आपको हमेशा क्या करना, याद करना। कोई भी दो एलिमेंट है तो उसके बीच में आप डिफ्रेंशिएट इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड।
तो इनर्ट इलेक्ट्रोड ये हो गया। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये सब रूल्स है उसके पढ़ लेना, ये सब मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। इस सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, तो मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से होता है। उसके बाद ये एग्जांपल लेके भी मैंने आपको समझाया कि अगर ये AgNO3 है तो रॉड किसका लेना है, Ag का, तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है, Ag का ही बनेगा। यहाँ पर कैटायन ये होंगे, एनायन ये होंगे। तो एनायन कोई भी एनोड पे नहीं जाता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में, क्योंकि एनायन खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये खुद टूटने लगता है। तो ये सब पूरी कहानी मैंने समझाया, पॉज करके बना लेना। एनोड पे सेल्फ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ये रॉड जो था सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ये रॉड ही खुद टूटने लगता है और Ag+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये Ag+, फिर ये Ag है, ये Ag+ में कन्वर्ट हो जाता है। और कैथोड पे क्या होता है, जो सेम वहाँ पर था वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो Ag क्या करेगा, रिडक्शन शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Ag सॉल्व बना और डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, सिल्वर अलग हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं इसको, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। सब लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे। तो अब आइए, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, क्या, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस थ्योरी तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, W=Z/IT, ये बात आपको याद रखनी है कि W=Z/IT। W क्या है, मास ऑफ कैटायन डिपोजिटेड, ठीक है। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिक, ये Z क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट है। I क्या है, करेंट, T क्या है, टाइम, ठीक है। उसके बाद जो Z होता है, जो Z होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, E/96500, ये Z का वैल्यू है। तो जो E है वो एक इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ पर E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, और उसको निकालते हैं कैसे, मोलर मास अपॉन n फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लो W क्या हो गया, Z/IT होता है, तो Z के जगह पर कौन सा वैल्यू पुट कर देना, ये वाला वैल्यू पुट कर दिया Z के जगह पर, ये वाला वैल्यू Z है ना, तो यहाँ पर पुट कर दिया, तो Z/IT। अब यहाँ पर E का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लो, यहाँ से क्या निकाल लिया, E क्या हमारा, E का वैल्यू है मोलर मास अपॉन n फैक्टर, तो ये 1 अपॉन जो है, ये जो 1 अपॉन ये 96500 है, ये 1 अपॉन, तो यहाँ पे आ गया 1/96500 और IT तो लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बन जाता है W मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर, ठीक है, इंटू 1/96500 इंटू I इंटू T। ये सबसे ज़बरदस्त एक्सप्रेशन है जो आपको हमेशा याद रखना है। इस पर कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, IIT JEE नीट सब बन जाता है, एकदम फिक्स है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ओके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ रखा है, बहुत आता ही आपको अच्छे से। अब आइए सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में ये सब कहानी है, ये सब आप इसका डायग्राम ऑलरेडी बना रखे हो, ये सब इसके प्रूफ हैं, ऑलरेडी बहुत बार हमने आपको करवाया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि ये जो बात है W वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ कॉपर, जो वेट होगा वो इसके केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। जो वेट सिल्वर का डिपॉजिट हो जाएगा वो वेट सिल्वर के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के कोरस्पॉन्डिंग होता है। जो वेट ऑफ कॉपर है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर के बराबर होगा, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट इलेक्ट्रोकनेक्टेड एंड डिपॉजिटेड और लेफ्ट रोटेड, उसका जो मास होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट होता है। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं आराम से, ये इसके प्रूफ हो गए, ठीक है। वेट ऑफ सिल्वर इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के बराबर होगा, ठीक है। वेट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के बराबर होता है, या उसके अप्रोक्स मतलब साइमल्टेनियसली चलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कर लोगे ये सब, उम्मीद है आपको अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल है जो नीट 2013 में आया हुआ है, तो एग्जाम्पल कोशिश करना, यहाँ से सब कुछ दिया हुआ है, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, देखो सब लिखा हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आराम से निकल गया आंसर। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आराम से निकल गया। उसके बाद ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा, तो I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो Q=IT, यहाँ से Q निकल गया 60। उसके बाद इतना कूलम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये इतना कूलम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 1 कूलम कितने का चार्ज होता है, 60 कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना यूनिटरी मेथड से, बस क्लियर हो गया। देख लेना, ये भी क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ है, आप CUT में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। CUT और नीट का लेवल अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, CUT और नीट का लेवल अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाओ कोलराच लॉ की बात करते हैं।
तो कोलराच लॉ का ये सब पूरी कहानी नोट्स बना लेना, वीडियो पॉज करके, सब आपको पढ़ाया हुआ है ना, पढ़ाया हुआ है। कोलराच लॉ में क्या कहता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किससे मिलकर बना होता है, कैटायंस और एनायंस से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो किससे मिलकर बनाएगा, कैटायंस एंड एनायंस है। तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो उसके मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस के सम के बराबर होता है। ये बीच में क्या है, यहाँ पर सम है, याद रखिएगा, ठीक है। बस इलेक्ट्रोलाइट किससे मिलकर बना होता है, कैटायंस एंड एनायंस। तो जब एक इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में डालोगे तो वो कैटायंस एनायंस में टूट जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, बहुत पानी डाल रहे हो उसमें, तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसके कैटायंस के कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी एंड एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा। क्लियर। चलिए इसी पे एक एग्जांपल दिया हुआ। अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 2 जो होगा वो बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और अगर आप 2 यूज नहीं करोगे, सीधा सीधा लिख दोगे तो वो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी हो जाएगा। यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है ना, तो 2 यहाँ लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर सल्फेट 3 है तो यहाँ पर 3 को बाहर निकाल दिया, तब लिखेंगे मोलर कनेक्टिविटी, ठीक है। ओके, इफ़ वी कैन ऑल्सो राइट, वो कॉलेज इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कोई जो स्टोइकोमेट्रिक ये उसका यूनिट होता है, यहाँ पर जैसे 2 है तो यहाँ पर 2 का यूज़ नहीं किया गया, देखिए सिर्फ क्लोरीन लिखा हुआ है। यहाँ पर एल्युमिनियम 2 था, नहीं यूज किया गया, सल्फेट 3 था, नहीं यूज किया गया, तो दिस इज इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, ठीक है, लिख लोगे। चलो एप्लीकेशन ऑफ कोलराच लॉ, ये सब तो कर ही रखे हो आप। तो कोलराच लॉ का क्या यूज करते हैं हम, ये मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी निकालने के लिए यूज करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी ऑफ केसीएल, ये एग्जाम्पल देके हमने समझाया कैसे निकालते हैं, बहुत बार आपको प्रैक्टिस करवा दिया गया इसकी, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लेना। यहाँ पर एक बात और याद रखिए, अल्फा इक्वल टू होता है मोलर कनेक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इसी को हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। मोलर कनेक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। आ जाओ यहाँ से लेमडा मोलर कनेक्टिविटी C मतलब मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, ये क्या आपका एट 0 कंसंट्रेशन, और ये क्या आपका एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इतनी सी बात थी बच्चा, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्या होता है यहाँ पर, इट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट, क्या बोलते हैं इसको, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस के लिए यूज़ करते हैं। तो के के लिए क्या होता है, तो हमें पता है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, पढ़ा 11th में आपको, डाइल्यूशन लॉ में आपने पढ़ा होगा, है ना। कहाँ पर याद है, वेस्टवाल डाइल्यूशन लॉ 11th में पढ़े थे। तो वहाँ से आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से ये के का वैल्यू आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो के का वैल्यू यहाँ से ये वाला आपको याद रखना है, ऐसे सीटी में आया हुआ है इसके क्वेश्चंस, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। या आपके आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि 12th आप पढ़े हुए, प्रैक्टिस करे हो कोलराच लॉ, तो ये आराम से इसके डेरिवेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल्सो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर होता है, ठीक है। और ये अगर ये पे इन्फिनिटी लगा दिया तो ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है ना बच्चा, तो ये इन्फिनिटी का केस बन गया, याद हो जाएगा। अच्छा इसी को आप कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर कनेक्टिविटी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है कि कोई एसिड है H2SO4 है तो कितना H प्लस रिलीज करेगा, 2, ये हो गया, इसके एन फैक्टर हो गया 2। जैसे HCl है, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो कितना H प्लस रिलीज करेगा, 1, तो एन फैक्टर हो गया 1। जैसे हमने KOH ले लिया तो 1 OH रिलीज करेगा तो एन फैक्टर हो गया 1। MgOH होल 2 ले लिया, होल 2 ले लिया तो 2 OH रिलीज करेगा तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्लियर हो गया, तो ये एन फैक्टर होता है। आगे चलते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, देखिए ये लैम्डा एन NaCl दिया हुआ है, तो इसका सारे का वैल्यू दे रखा है। तो पूछ रहा है मोलर कनेक्टिविटी ऑफ COOH क्या होगा, AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, तो ये आप कर लोगे आराम से, ठीक है। देख लेना वीडियो पॉज करके कैसे कैसे निकालते हैं हम। COOH निकालना है ना बच्चा, COOH निकालना तो कहाँ से मिलेगा, देखो COOH यहाँ से आएगा और H यहाँ से आएगा, तो मतलब इस दोनों को जोड़ देंगे और ये जो बचा इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो HCl को जोड़ेंगे, देखो HCl और COOH को क्या किया, जोड़ दिया गया,
और माइनस NaCl कर दिया, है ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू दे रखी, इसका COON का कितना 91, HCl का कितना दे रखा इतना माइनस इतना, नहीं कर, बहुत ईजी है, राइट। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये CUT सब में आता है। अगर आपको ये लेमडा मोलर कनेक्टिविटी Mg+2 दे रखा है x और मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 में दे रखा है y, तो पूछ रहा है मोलर इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ MgSO4 क्या होगा, ठीक है। ये मोलर कनेक्टिविटी दे रखा है, ध्यान देखिए, मोलर कनेक्टिविटी Mg+2 का, ये मोलर कनेक्टिविटी SO4-2 का, पूछ रहा है इक्विवेलेंट, समझ रहे। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि मोलर कनेक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, इक्वल टू एन फैक्टर होता है ना। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से इक्विवेलेंट निकालना है ना, क्या निकालना है, इधर देखो, इधर ये निकालना है, ये निकालना है, ये इसको यहाँ से क्या किया हमने, बाहर निकाल लिया, निकालो ना इसको बाहर। तो मोलर कनेक्टिविटी एन फैक्टर, तो मोलर ये MgSO4 और एन फैक्टर ऑफ MgSO4। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज, Mg पे कितना चार्ज आता है +2, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये सॉल्ट है, ये क्या है सॉल्ट। सॉल्ट के केस में क्या लेते हैं, चार्ज ऑन कैटायन एनायन और उसका मैग्नीट्यूड, तो +2 चार्ज होगा तो 2 ले लेंगे इसका, ठीक है। तो ये लिमिट, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, Mg+2 का कितना दे रखा है x और इसका कितना दे रखा है y, तो दोनों को जोड़ दिया था x + y, मतलब ये दोनों बन जाएगा, इसकी वैल्यू 2, ठीक है। तो ये x + y/2 हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे देख लो Ca+2 का Mg कितना दे रखा है, Ca+2 का मोलर कनेक्टिविटी A, PO4-3 कितना दे रखा है B, तो इक्विवेलेंट ये तो वैसा ही क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ ये ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसकी ये वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 पुट कर दिया रहे ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, मोलर कनेक्टिविटी यहाँ पर 3, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी, अरे इसकी कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखा है A, तो 3 × A हो जाएगा। यहाँ पे ले लो 2, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है B, है ना, तो 2B, 3A + 2B, तो लेमडा मोलर कनेक्टिविटी कितना हो गया, 3A + 2B हो गया। यहाँ से हम जानते हैं कि मोलर कनेक्टिविटी आपने पता है ना, लेमडा M इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू लेमडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू एन फैक्टर, अभी तो पता था। तो इसको बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकालोगे यहाँ आ जाएगा, तो मोलर कनेक्टिविटी वही फॉर्मूला 7:7, इसकी वैल्यू ये निकालना है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो गया 3A + 2B जो पहले कैलकुलेट किया था, और एन फैक्टर कितना होगा 6, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज कितना आता है, देख लो पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, देख लो बताता हूँ। एक पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है 2, है कितना 3, तो +6 बना जी टोटल, तो 6 लेंगे। यहाँ पे है -3, यहाँ पे है 2, तो कितना आ गया -6, तो मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए कितना ले लेते हैं हम 6 ले लेते हैं, क्लियर हो गया। तो ये न्यूमेरिकल है बच्चा, ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया, अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन बनाने के लिए प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार, और अपने कॉपी में भी मेंशन कर लेना बोर्ड वाला बच्चा। और जो CUT नीट और JEE के बच्चे हैं वो क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, थ्योरी पे नहीं, ठीक है। तो आज इतने रहने देते हैं, इसको अच्छे से पॉज करके अपने सब कुछ पूरा कर लेना बच्चा, फिर हम लोग इसके PYQ भी चेक करेंगे, असाइनमेंट भी देंगे, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये सारे टॉपिक। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।